पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि प्रतिवर्ती क्रिया कैसे हमारी काम करती है। बेहद सिंपल सा है, अगर आप इसको पढ़ोगे यहाँ पर तो आप पाओगे कि हमारी पर्यावरण में किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुई क्रिया की चर्चा करते हैं। हम कहते हैं कि मैं प्रतिवर्त स्वरूप बस से कूद गया, या मैंने प्रतिवर्त स्वरूप आग की लौ से अपना हाथ पीछे खींच लिया। ऐसा बोलता कोई नहीं है, लेकिन आप सिंपल सी बात है, बस से अगर आप कूदोगे तो जाहिर सी बात है प्रतिवर्त स्वरूप बस से कूद गया। कौन क्यों कूदा भाई, मरना थोड़ी ना है। लेकिन एक चीज आप देखोगे कि हमारी ये सारी प्रतिक्रियाएं हैं। जैसे कुत्ता दो पीछे पड़ गया तो आप तेज तेज दौड़ने लगोगे, तो ये हमारी क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया है। गर्म चीज को छुओगे, हाथ हट जाएगा, प्रतिवर्ती क्रिया है ना। तो बहुत सारी हमारी शरीर में प्रतिवर्ती क्रिया होती रहती है। वो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं इतना भूखा था कि प्रतिवर्त स्वरूप मेरे मुंह में पानी आ लगा। खाने को अच्छे खाने को देखकर मुंह में पानी आ जाना प्रतिवर्ती क्रिया है ना। इन सब ये उदाहरण, इन सभी उदाहरणों में एक सामान्य विचार आता है, जो कुछ हम करते हैं उसके बारे में विचार नहीं करते हैं, अपनी क्रिया को नियंत्रण में महसूस नहीं करते हैं, फिर भी ये वे स्थितियां हैं जहां हम अपने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया कर रहे हैं। मतलब हमारे आसपास के माहौल में कुछ परिवर्तन आ रहा है जिसके कारण से हमारा शरीर अपने आप प्रतिक्रिया कर रहा है ना। खाने को देखकर मुंह में पानी आ जाना प्रतिवर्ती क्रिया है। कि कैसे हो रहा है, इस पर फिर से विचार करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। आग की लपट को छूना हमारे अथवा किसी जंतु के लिए एक दुराग्रही या खतरनाक स्थिति है। हम इसके प्रति कैसे अनुक्रिया करते हैं। एक सरल विधि है कि हम विचार करें कि हमें आघात पहुंच सकता है और इसीलिए हमें अपने हाथ हटा लेना चाहिए। तब एक आवश्यक प्रश्न आता है कि यह सब सोचने के लिए हमें कितना समय लगेगा। उत्तर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार सोचते हैं। यदि तंत्रिका आवेग को उस ओर भेजा जाता है जिसकी हम चर्चा पहले कर चुके हैं, न्यूरॉन में, तब इसी प्रकार के आवेग उत्पन्न करने वाले के लिए मनुष्य द्वारा चिंतन भी आवश्यक है। विचार करना एक जटिल प्रक्रिया है, अतः यह बहुत सी तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिका आवेग की जटिल अन्योन क्रियाओं से जुड़ने के लिए बाध्य है। सीधी सी बात है, यदि हमारे यदि हमने किसी गर्म चीज को छुआ और न्यूरॉन के माध्यम से वो संकेत मस्तिष्क तक गया, मस्तिष्क विचार करेगा, सोचेगा कि हाथ जल रहा है और फिर प्रतिक्रिया करेगा और उस हाथ को वहां से हटाया जाएगा, तब तक बहुत देर लग जाएगी। यहाँ देखो, हम किसी गर्म वस्तुओं को छुएं और हमें यह सब करना पड़े तो इसमें काफी समय लगेगा। हम जलन महसूस कर सकते हैं, हमारा अंग जब तक ज्यादा डैमेज हो जाएगा। तो फिर इससे कैसे निपटा जाता है। मैंने क्या बोला था, मैंने झूठ बोला आपसे कि हमको जब कोई गर्म चीज छूते हैं, कांटे को छूते हैं, तो न्यूरॉन संकेत भेजते हैं, एक के बाद एक भेजते हैं और वो मस्तिष्क तक जाता है। मस्तिष्क फिर पेशी को बोलता है हट जाओ, नुकसान हो रहा है। मैंने वो यही बोला था ना। लेकिन प्रतिवर्ती क्रिया में ऐसा ऐसा भी होता है, लेकिन प्रतिवर्ती क्रिया में ऐसा नहीं होता है ना। हमारे शरीर में अगर कोई गर्म चीज को छूने पर अगर इतना टाइम लगेगा ना, मस्तिष्क तक संकेत भेज, हमारा हालत खराब हो जाएगी। मतलब जब तक वो अंग जल ही चुका होगा, जब तक वापस संकेत आएगा टाइम लग सकता है। हालांकि फिर भी न्यूरॉन में संकेत बहुत माइक्रो सेकंड से स्पीड से जाते हैं। न्यूरॉन जो हमारे हैं बहुत स्पीड से गति करते हैं सूचना को, लेकिन फिर भी वो जल रहा है हाथ यदि, तो उसमें फिर भी 1 सेकंड का टाइम अगर लगता है तो बहुत ज्यादा है वो टाइम, हमारे शरीर को नुकसान हो सकता है। तो शरीर की फिर इससे इस कमी को दूर करने के लिए कैसे किया जाता है, तो फिर हमारा कॉन्सेप्ट आता है प्रतिवर्ती क्रिया। शरीर की डिजाइन इस किस तरह इस समस्या का हल करती है। ऊष्मा के संवेगन के बारे में सोचने की अपेक्षा यदि जो तंत्रिकाएं ऊष्मा का पता लगाती हैं, उन्हें उन तंत्रिकाओं से जोड़ा जाए जो पेशियों को गति करती हैं, तो जो प्रक्रम आगम संकेतों का पता लगाने तथा तदनुसार निर्गम क्रिया को रोकने में कार्य करता है, वह अतिशीघ्र पूरा हो जाएगा। मतलब यदि जो संकेत न्यूरॉन लेकर जा रहे हैं मस्तिष्क तक, वो संकेत यदि डायरेक्ट हमारे पेशी कोशिकाओं तक पहुंच जाए, मतलब मस्तिष्क ने संकेत किसको भेजा था, पेशी कोशिका। पेशी कोशिका किसको बोलते हैं, हाथ की पेशी कोशिका। ये पूरी कोशिका है, ताकि हाथ अलग किया जा सके। ये हाथ अलग करने में ये पूरी कोशिकाएं काम करेंगी हाथ की। तो बोल रहे हैं क्या हो यदि वो संकेत जो न्यूरॉन ने एक्सेप्ट किया है, वो संकेत यदि मस्तिष्क तक न जाते हुए डायरेक्ट पेशी कोशिकाओं में आ जाए। मतलब वो संकेत यहां से गया और मस्तिष्क तक पहुंचने से पहले पेशियों तक पहुंच जाए, तो पेशी तुरंत हट जाएंगी और वो काम जो हम प्रतिक्रिया कर रहे हैं ना हाथ हटाने की, वो प्रक्रम बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, क्योंकि संकेत मस्तिष्क तक नहीं गया है। मस्तिष्क तक नहीं गया है। आ, हो सकता है इस चैप्टर में थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत जा रही हो।
क्योंकि थोड़ा सा रिलेशन 9th क्लास से भी है इसका। और बायोलॉजी है तो थोड़ा सा मेरा बायोलॉजी थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा तो वीक है समझाने में। देखो, नॉलेज होना और समझाने दोनों में फर्क हो जाता है। यदि मैं उस सब्जेक्ट का टीचर हूँ, हालांकि मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि उसको समझ में आए, लेकिन अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो फिक्र मत करना। पहली बार चाहे हो सकता हो समझ में ना आए, लेकिन दूसरी बार मैं 100% श्योर हूँ कि आपको समझ में आएगा। अभी धीरे धीरे थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, मैंने बोला ना, थोड़ा सा कठिन चैप्टर है ना। हालांकि क्वेश्चन कठिन नहीं आता है इससे, क्वेश्चन आसान ही आता है। मैं जो बता दूंगा आपको इनमें से क्वेश्चन वो आ जाएगा, है ना। लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो टफ है समझने में, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, हम पहली बार पढ़ रहे होते हैं मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र, इसलिए थोड़ा सा परेशान कर सकता है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? कुछ नहीं है भाई। जैसे हम कोई गर्म चीज छी रहे हैं तो तंत्रिका तंत्र से संकेत कहाँ जाने चाहिए? मस्तिष्क में। मस्तिष्क फिर हाथ की पेशी कोशिकाओं को बोलेगा कि भाई हटा लो, हाथ जल रहा है ना। लेकिन इसमें टाइम लग सकता है, कुछ सेकंड लग सकते हैं। इसीलिए क्या करता है, हमारे शरीर में एक तंत्र विकसित है जिसको हम प्रतिवर्ती चाप बोलते हैं। ये चाप में क्या होता है, संकेत तंत्रिका मतलब न्यूरॉन के द्वारा पहुंचाया तो जाता है, लेकिन मस्तिष्क तक पहुंचाने की जगह वो डायरेक्ट पेशियों तक पहुंचा दिया जाता है, हाथ की पेशियों तक। तो मस्तिष्क को डिसीजन नहीं लेना है, यहाँ पर डिसीजन हमारा मेरु रज्जु ले लेता है। कौन? मेरु रज्जु। मतलब आप ये बोल सकते हो कि हमारा ब्रेन तो मेन डिसीजन लेता ही है, लेकिन छोटे मोटे काम हमारा मेरु रज्जु ही निपटा देता है। वो संकेत को मस्तिष्क तक पहुंचने नहीं देता। बोले अरे हाथ जल रहा है ना, मुझे पता है क्या करना है, मस्तिष्क को परेशान कर रहे हो, मैं कर लूंगा हैंडल। मेरु रज्जु तक गया संकेत, मेरु रज्जु ने डायरेक्ट किसको बोल दिया? हाथ की पेशी को। हटा ले हाथ, हटा ले उसको, जलने नहीं देना है अपन को। मस्तिष्क तक मत जान दो, बात तुरंत निपट जाएगा, काम अपने पे अपने स्तर पर निपटा लो। तो मेरु रज्जु हमारा ये मेन काम करता है। प्रतिवर्ती चाप की प्रमुख प्रक्रिया कहाँ होती है? मेरु रज्जु में ही संपन्न होती है ना। तो ब्रेन तक मामला जा ही नहीं रहा है, इसीलिए तो हम जैसे हाथ जल रहा है तुरंत हाथ अलग कर ले रहे हैं, जैसे कांटे को छू रहे हैं तुरंत हाथ अलग कर ले रहे हैं, क्योंकि संकेत मस्तिष्क तक जा ही नहीं रहा है। हमारे छोटे ब्रेन मतलब मेरु रज्जु ने वो यही निपटा दिया मामला। संकेत तंत्रिका कोशिका तक मेरु रज्जु पे पहुंचा और मेरु रज्जु ने वापस पेशियों को बोल दिया हटा लो हाथ, ऊपर तक पहुंचाने की जरूरत नहीं है, हाथ नुकसान हो रहा है कोशिकाओं को, यही अलग कर लो। इसीलिए आप देखो, हम जैसे ही कोई किसी के सामने हाथ जैसे करते हैं ना, आपकी पलकें झपकती हैं, कितनी स्पीड से झपकती हैं। अगर कोई धूल भी उड़ाए ना, आपको पता नहीं हो और एकदम से धूल उड़ाए, आपकी पलकें इतनी झट से झपकेंगी। क्या है ये प्रतिवर्ती क्रिया ही तो है। बिल्कुल माइक्रो सेकंड लगेगा और फट से, क्योंकि आंखों को नुकसान हो रहा है, तुरंत हमारी संवेदी कोशिकाएं जाग जाएंगी और मेरु रज्जु से तुरंत उसको कंट्रोल करवाएंगी। हालांकि पलक झपकने का काम मेरे ख्याल से ब्रेन ही सबसे, क्योंकि ब्रेन नजदीक है, मेरु रज्जु दूर पड़ेगी आंख का काम। पलक झपकने का काम मेरे ख्याल से मस्तिष्क ही कर रहा होगा। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि प्रतिवर्ती चाप जो है, हाथ पैर में कहीं चोट लग रही होगी तो हमारी मस्तिष्क तक बात जाती नहीं है, मेरु रज्जु ही उसको कंट्रोल कर लेता है, मेरु रज्जु पीछे कर लेता है ना। तो आमतौर पर इस तरह के संबंधन को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। प्रतिवर्ती चाप किसको बोलते हैं? हमको जब भी कोई चोट लग जाती, मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, अभी लिखने लायक नहीं है प्रतिवर्ती चाप, हालांकि प्रतिवर्ती चाप का क्वेश्चन आता है, अभी समझ में आना चाहिए। नॉर्मली जब हमको किसी गर्म चीज को छूते हैं या कांटे को छूते हैं, तो वो सूचना तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा ब्रेन तक पहुंचाना चाहिए, और ब्रेन फिर वहां उस हाथ की पेशियों को बोलेगा कि आप हटाओ। लेकिन इसमें काफी समय लग सकता है, इसलिए हमारे शारीरिक संरचना में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। वो परिवर्तन क्या है? हम जैसे ही छूते हैं तो वो न्यूरॉन के द्वारा मेरु रज्जु तक सूचना जाती है, और मेरु रज्जु तुरंत उस हिस्से की पेशी कोशिकाओं को संकेत भेजता है हाथ हटा लेने के लिए। ये क्या है? ये एक प्रकार का प्रतिवर्ती चाप ही है। इस प्रकार के प्रतिवर्ती चाप को संबंधन आगत तंत्रिका या निर्गत तंत्रिका के मध्य कहाँ होना चाहिए? सबसे उपयुक्त स्थान शायद वही बिंदु होगा जहां सबसे पहले वो एक दूसरे से मिलते हैं। पूरे शरीर की तंत्रिकाएं मेरु रज्जु में मस्तिष्क को पहुंचाने वाले बंडल में मिलती हैं। प्रतिवर्ती चाप इसी मेरु रज्जु में बनते हैं, अंडरलाइन कीजिएगा। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? मेरु रज्जु में। मेरु रज्जु, तेरु रज्जु, सबके रज्जु, सबके बॉडी में रज्जु है मेरु रज्जु, है ना। मेरु रज्जु मतलब मेरा मत रज्जु नहीं, सबके उसमें बॉडी, उसके नाम है मेरु रज्जु, है ना। तो मेरु रज्जु में ही प्रतिवर्ती चाप कंप्लीट होते हैं। सोचो, हमारा मेरु रज्जु एक छोटे ब्रेन की तरह काम कर रहा
है ना। कोई गर्म चीज छू रहे हैं या कांटे वाली चीज छू रहे हैं तो तुरंत उसको हटा देने का काम मेरुरज्जु पे ही हो रहा है। कैसे हो रहा है? अधिकतर जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप इसलिए विकसित हुआ है क्योंकि इनके मस्तिष्क के सोचने का प्रक्रम बहुत तेज नहीं है, जहाँ तेज गति से सोच नहीं पाते हैं। वास्तव में अधिकांश जंतुओं में सोचने के लिए आवश्यक जटिल न्यूरॉन जाल या तो अल्प है या अनुपस्थित है। अतः यह स्पष्ट है कि वास्तविक विचार प्रक्रम की अनुपस्थिति में प्रतिवर्ती चाप का दक्ष कार्य प्रणाली के रूप में विकास हुआ है। यद्यपि जटिल न्यूरॉन जाल के अस्तित्व में आने के बाद भी प्रतिवर्ती चाप तुरंत अनुक्रिया के लिए एक अधिक दक्ष प्रणाली के रूप में काम करता है ना। तो बोल रहे हैं कि यद्यपि जटिल न्यूरॉन जाल के अस्तित्व में आने के बाद भी प्रतिवर्ती, अगर न्यूरॉन का जाल जटिल है, बहुत ज्यादा मात्रा में न्यूरॉन मौजूद है, तो भी हमारा प्रतिवर्ती चाप जो है वो ज्यादा तेज गति से काम करता है, ज्यादा दक्ष है। ज्यादा वो दक्ष मतलब ट्रेंड है, बहुत आसानी से बहुत जल्दी हाथ अलग कर लेगा, है ना। तो हमारा प्रतिवर्ती चाप बेहद इंपॉर्टेंट प्रतिक्रिया है हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने से बचाने के लिए। अब नीचे डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम पूछा जाता है, बच्चों को बहुत टफ लगता है लेकिन ये टफ है नहीं, है ना। यहाँ देखोगे यदि आप, अच्छा हाँ, यहाँ पर दो चीजें दिख रही होंगी। देखो, ये तो हाथ है, कोई गर्म चीज है, यहाँ हमारे न्यूरॉन होंगे। न्यूरॉन उसको सेंस करेंगे कि हाथ में गर्म लग रही, गर्माहट बढ़ रही है, वो संकेत यहाँ भेजेंगे संवेदी तंत्रिका कोशिका में। यहां से संकेत जा रहा है, ये पहुंचा स्पाइनल कॉर्ड में, मेरुरज्जु में, मेरुरज्जु से यहां तक पहुंचा, और यहाँ पर प्रतिसारण है, और फिर यहां से संकेत कहाँ चला जाता है, वापस दूसरी कोशिकाओं में जाता है। उसको हम बोलते हैं प्रेरक तंत्रिका कोशिका। मतलब ये भुजाओं को, भुजा की पेशी को संकेत बोलेगा कि हाथ चल रहा है, पीछे किसको, है ना। रियलिटी में क्या होता है, देखो, सच्चाई में ये होता है, संकेत यहाँ होना ये चाहिए था, मतलब संकेत यहाँ से गया, मेरुरज्जु में गया, मेरुरज्जु से यहाँ होते हुए मस्तिष्क तक पहुंचना चाहिए था, फिर मस्तिष्क वापस संकेत भेजता, वो यहाँ आता और इस प्रतिवर्त प्रेरक कोशिका से कहाँ पहुंचता, पेशी कोशिका में पहुंचता कि हाथ हटा लो। ज्यादा टाइम लग जाता है, इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ है, संकेत यहाँ मेरुरज्जु तक गया है, मेरुरज्जु से फिर वापस संकेत कहाँ आ गया, पेशी कोशिका में। किसने संभाल लिया, मेरुरज्जु ने ही संभाल लिया, किसको, प्रतिवर्ती क्रिया को। प्रतिवर्ती क्रिया का पूरा नियंत्रण किसके पास होता है, मेरुरज्जु के पास, तेरुरज्जु के पास, है ना। मेरुरज्जु है तो मेरा है, तेरुरज्जु होगा तो तेरा होगा, मतलब तुम्हारा होगा, है ना। लेकिन तुम्हारे मेरुरज्जु को भी मेरुरज्जु ही बोलेंगे, तेरुरज्जु नहीं बोलेंगे। मेरुरज्जु अपने आप में एक छोटा ब्रेन है जो कि प्रतिवर्ती क्रिया को निपटा ले रहा है अपने लेवल पर। संकेत मस्तिष्क तक बाद में पहुंचा दिए जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हटा तुरंत अनुक्रिया के लिए जरूरी है। मस्तिष्क को पहुंचेगा कि हाथ जला है, हाथ को नुकसान हुआ है, लेकिन क्रिया का काम किसने कर लिया, मेरुरज्जु ने कर लिया, है ना। यहाँ पर एक लूप देखोगे, बस यही अंतर है, थोड़ा सा याद रखना। जो हमारी संवेदी तंत्रिका कोशिका होती है ना, उसमें ऐसा लूप पाया जाता है। जो प्रेरक तंत्रिका कोशिका होती है, जो हमको हाथ हटाने के लिए प्रेरित करती है, उसमें ये लूप नहीं होता है। बस दोनों में यही अंतर है, संवेदी तंत्रिका कोशिका में ये लूप पाया जाता है और प्रेरक तंत्रिका कोशिका में ये लूप नहीं पाया जाता है ना। हाँ, क्या हुआ? तो ये है हमारे, बिल्कुल सिंपल सा है प्रतिवर्ती। ये बिल्कुल छोटा सा तंत्रिका कोशिका, मेरे ख्याल से प्रतिवर्ती क्रिया समझ में आ गई होगी। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, अगर कोई पूछे शॉर्ट में बताना है कि बेटा प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, तो आप बोलोगे यदि हम कोई गर्म चीज छूते हैं या कांटेदार चीज छूते हैं तो हमारा हार्ट वापस आ जाता है, ये क्रिया प्रतिवर्ती क्रिया है ना। अगर उसको और साइंटिफिक वे में बोलना है तो पर्यावरण में हुए कुछ बदलाव या चेंज के फलस्वरूप हमारा शरीर कुछ क्रिया करता है, उसको हम परिवर्ती क्रिया या प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं। हमारे आसपास पर्यावरण में हुए कुछ परिवर्तन के कारण से हमारा शरीर उस परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया करता है, उसको हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। यह प्रतिवर्ती क्रिया प्रतिवर्ती चाप के रूप में मेरुरज्जु में संपन्न होती है। सबसे पहले जो हमारी ग्राही होती है, ग्राही कोशिका संकेत को संवेदी तंत्रिका कोशिका के माध्यम से मेरुरज्जु तक पहुंचाती हैं,
और मेरुरज्जु अनिक अनुक्रिया के फलस्वरूप, अनुक्रिया मतलब वापस विपरीत प्रक्रिया, अनुक्रिया के फलस्वरूप प्रेरक तंत्रिका कोशिका के माध्यम से पेशियों को संकेत भेजते हैं हाथ पीछे करने के लिए। प्रेरक तंत्रिका कोशिका आ, उसमें सक्रिय हो जाती हैं और हाथ पीछे कर लिया जाता है, जिससे हम जलने से बच जाते हैं। ये मैंने साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी यूज करके आपको आंसर दिया प्रतिवर्ती क्रिया का, है ना। क्वेश्चन आता है प्रतिवर्ती चाप या प्रतिवर्ती क्रिया से आप क्या समझते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यदि हम किसी गर्म वस्तु के पास हाथ ले जाते हैं तो हमारी त्वचा में जो ग्राही कोशिकाएं, ग्राही तंत्रिका कोशिका है, वो संकेत को संवेदी तंत्रिका कोशिका के माध्यम से मेरुरज्जु में लेकर जाती हैं। मेरुरज्जु इस पर्यावरण में आए बदलाव के फलस्वरूप एक अनुक्रिया करता है और उस अनुक्रिया के माध्यम से प्रेरक तंत्रिका कोशिका के माध्यम से पेशियों को नियंत्रित करता है और इन पेशियों को नियंत्रित करने से हमारा हाथ जो है वो पीछे की तरफ हो जाता है और हमारे हाथ जलने से बच जाता है। यही है प्रतिवर्ती क्रिया या प्रतिवर्ती चाप। अगर जो मैं आंसर बोल रहा हूँ इसमें इन नामों का बड़ा रोल है। यहाँ एक और चीज है अनुक्रिया। तो डायग्राम इज मस्ट। अगर प्रतिवर्ती क्रिया या प्रतिवर्ती चाप आता है, और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप 10 साल के पेपर उठा के देखोगे तो प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप में अंतर भी पूछा जा चुका है। प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप, एक्चुअली प्रतिवर्ती क्रिया जो है ना वो मस्तिष्क तक संकेत भेजती है, जबकि प्रतिवर्ती चाप यही कंप्लीट हो जाता है। प्रतिवर्ती चाप प्रतिवर्ती क्रिया का एक हिस्सा है ना। प्रतिवर्ती क्रिया बड़ी है। आप अंतर देखोगे, क्वेश्चन आएगा अभी प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप में अंतर। तो प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल होती है, वो संकेत मस्तिष्क तक जाता है, जबकि प्रतिवर्ती चाप मेरुरज्जु में ही कंप्लीट हो जाता है। आप ये बोला जा सकता है कि प्रतिवर्ती चाप प्रतिवर्ती क्रिया के अंदर आता है ना, उसके अंदर ही आता है, उसका पार्ट है। लेकिन प्रतिवर्ती चाप जल्दी अनुक्रिया करता है, प्रतिवर्ती क्रिया थोड़ी सी स्लो होती है प्रतिवर्ती चाप की तुलना में। अंतर भी आता है। प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं, डायग्राम से ही समझाइए, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप मुझसे बोलोगे तो मालूम आपको, अगर आप मस्तिष्क में भी कंपेयर करोगे ना, इस चैप्टर में आपका जो चैप्टर शुरू हुआ था उसमें मस्तिष्क बना हुआ था, तो मस्तिष्क इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर, शुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर, बट इट इज नॉट। मस्तिष्क इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए, बट नहीं है। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रतिवर्ती चाप या प्रतिवर्ती क्रिया, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डायग्राम भी पता होना चाहिए आपको इसका, और इसके बारे में लिखना भी आना चाहिए, है ना। उम्मीद है समझ में तो आया हो। तो ये है हमारी प्रतिवर्ती क्रिया। तो हमारा अभी तक इसमें दो क्वेश्चन कंप्लीट हुए। एक तो न्यूरॉन के बारे में, है ना, न्यूरॉन कैसा होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायग्राम पूछा जा चुका है, पहले भी आ चुका है न्यूरॉन के बारे में। और दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा प्रतिवर्ती क्रिया, और फिर तीसरा पोर्शन आता है हमारा मस्तिष्क। हालांकि मस्तिष्क भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले हमारा प्रतिवर्ती चाप एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल है ना। तो हमको प्रतिवर्ती चाप के बारे में एक्सप्लेन करना आना चाहिए। अगर समझ में नहीं आया है तो चैट में अभी लिखो कि एक बार और समझा दो, जैसा न्यूरॉन के बारे में बोला था कि नहीं समझ में आया, एक बार लिखोगे, एक बार फिर से प्रतिवर्ती चाप के बारे में बता दो, है ना। इसका मैं वीडियो भेज दूंगा, है ना। तो प्रतिवर्ती चाप भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, ठीक। अच्छा, इसके बारे में अगला, अगर प्रतिवर्ती चाप नहीं समझ में आया है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं दो लाइन में बोलूं, प्रतिवर्ती क्रिया के फलस्वरूप सिग्नल मस्तिष्क तक जाते हैं, लेकिन प्रतिवर्ती चाप छोटे मोटे काम, जलने के लिए, कटने के लिए, वो खुद ही एक्सेप्ट कर लेता है और टच करने पर तुरंत ही हाथ पीछे लेता है, तो मस्तिष्क को बीच में नहीं आने दे रहा, वो यहीं के यहीं कंट्रोल कर रहा है, मेरुरज्जु से ही कंट्रोल कर लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये था हमारे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक न्यूरॉन। तो क्वेश्चन बनता है न्यूरॉन पे कैसे क्वेश्चन बनेगा, तंत्रिका कोशिका से आप क्या समझते हो,
हो सकता हो डायरेक्ट न्यूरॉन भी दे दे, और छुपाने के लिए न्यूरॉन की जगह उसको लिख दे तंत्रिका कोशिका। से आप क्या समझते हो? तो आपको समझ जाना है, तंत्रिका कोशिका मतलब और कुछ नहीं है, न्यूरॉन ही पूछा हुआ है, न्यूरॉन के बारे में ही बताना है आप। तो न्यूरॉन किसे कहते हैं ये भी आ सकता है, तंत्रिका कोशिका भी किसे कहते हैं वो बता आ सकता है क्वेश्चन, है ना। इसके अलावा कुछ भी आए, आपको न्यूरॉन के बारे में चित्र बनाना है, न्यूरॉन कैसे काम करता है वो लिखना है, बिल्कुल सिंपल सा है। उसके बाद अगर दूसरा क्वेश्चन पूछो तो क्वेश्चन आएगा प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं, हमारे शरीर में प्रतिवर्ती चाप की क्या जरूरत है, प्रतिवर्ती चाप पे ऐसा क्वेश्चन आता है। फिर तीसरा क्वेश्चन प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप में अंतर है ना, जो कि हमको अभ्यास में देखने को मिलेगा, हम देखेंगे उसको। अच्छा, इसके क्या क्वेश्चन आंसर भेज दिए मैंने, शायद पहले ही भेज चुका हूँ इसमें। इसमें क्वेश्चन है न्यूरॉन को लेकर, न्यूरॉन की संरचना बनाइए, उसके कार्यों का जिक्र करो, है ना। ग्राही क्या होती है? ग्राही एक प्रकार के स्पेशल न्यूरॉन होते हैं जो हमारी संवेदी, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां है ना, उसमें पाए जाते हैं। खैर इसके क्वेश्चन तो करेंगे ही हम, इसमें नहीं है वो। अनैच्छिक क्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? शायद मेरे ख्याल से उसमें मिलेगा अपन को, क्या बोलते हैं, परीक्षा दिन में मिलेगा वाला क्वेश्चन। प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप में अंतर तो बेहद सामान्य सा अंतर है, ज्यादा कोई डीप में अंतर नहीं है उसका, प्रतिवर्ती चाप और प्रतिवर्ती क्रिया में, है ना। नहीं इसमें नहीं है, तो मिल जाएगा वो क्वेश्चन। खैर, अभी हमको मेरे ख्याल से प्रतिवर्ती क्रिया समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और मस्तिष्क के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन मस्तिष्क के ऊपर दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं? पहला, मस्तिष्क की संरचना बनाइए, डायग्राम बनाने को आ सकता है ना। जो कि अगर आप मुझसे पूछेंगे 10 साल में कितनी बार आया है, तो मैं बोलूंगा केवल 1 या 2 बार आया बस, मस्तिष्क का डायग्राम। अगर आप मुझसे पूछोगे कितनी बार आया, तो 1 या 2 बार आया बस, क्योंकि थोड़ा सा टफ लगता है, हालांकि है नहीं टफ। अभी बनाना सीखेंगे, वीडियो शेयर कर दूंगा मैं आपको, बेहद इजी है मस्तिष्क का डायग्राम बनाना, है ना, कुछ भी कठिन नहीं है इसमें। और दूसरा क्वेश्चन है मस्तिष्क के ऊपर, मस्तिष्क के कार्य। मैंने भेज चुका हूँ नोट्स, बायोलॉजी के सारे नोट्स भेज दिए हैं, शायद मैंने इकट्ठे भेज दिए थे ताकि आप लिख सको। आप बोल रहे हो नहीं भेजे हैं, तो मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ, अगर फिर से हो सका तो फिर से भेज दूंगा इस चैप्टर के क्वेश्चन। हालांकि मुझे जहां तक याद आ रहा है, मैंने बायोलॉजी के 3-4 चैप्टर इकट्ठे भेज दिए थे साइंस में, मुझे जहां तक याद आ रहा है कि केमिस्ट्री के भेजे थे। चलो ठीक है, नहीं भेजे होंगे तो मैं देख ले रहा हूँ अभी, मुझे बता देना, मैं इसके नोट्स भेज दूंगा। नहीं है तो जाहिर सी बात है आप लोग को ही चाहिए, मैं भेज दूंगा अभी, बायोलॉजी के 7वां चैप्टर के नोट्स होंगे। मैं अभी रिपीट कर देता हूँ उसको, भेज देता हूँ। इसमें दो क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं? पहला, मानव मस्तिष्क की संरचना बनाइए, डायग्राम बनाने को आता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आता है मस्तिष्क के कार्य। अब आप मुझसे पूछोगे 10 साल में ये कितनी बार पूछा गया, तो कम से कम 4 से 5 बार पूछा जा चुका है, मस्तिष्क के कार्य। तो बेहद जरूरी क्वेश्चन है मस्तिष्क के कार्य, है ना। तो मस्तिष्क के कार्य पढ़ने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि मस्तिष्क के कितने प्रकार है, मतलब कौन कौन से भाग हैं मस्तिष्क के। तो आपको यहाँ पर मस्तिष्क के 3 भाग देखने को मिलेंगे। पहला भाग होता है अग्र मस्तिष्क, है ना, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। मस्तिष्क 3 भाग होते हैं मस्तिष्क के। पहला, अग्र मस्तिष्क, मेन सोचने का काम अग्र मस्तिष्क ही करता है। फिर दूसरा आता है मध्य मस्तिष्क, और तीसरा आता है पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क के अंतर्गत आता है पॉन्स मेड्यूला और अनुमस्तिष्क, ये 3 पार्ट आते हैं पश्चिम मस्तिष्क के अंदर, है ना। और मध्य मस्तिष्क में आ जाता है हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि, और अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत आता है प्रमस्तिष्क। तो हमको मस्तिष्क के कार्य याद करने के लिए, क्योंकि इस चैप्टर में अगर आप मुझसे पूछोगे दो ऐसे क्वेश्चन बताओ जो छोड़ने ही नहीं है, बहुत बार पूछे गए हैं, तो मैं बोलूंगा पहले प्रतिवर्ती चाप, उसका डायग्राम, और दूसरा बोलूंगा मस्तिष्क के कार्य। इन दो क्वेश्चन को तो छोड़ना ही नहीं है, ये तो कंपलसरी याद होना ही चाहिए। अगर इन दो क्वेश्चन में आसान है तो बेहद आसान क्वेश्चन होगा, सामान्य क्वेश्चन होगा, अगर इस चैप्टर से ये दो क्वेश्चन में से आ जाते हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन ही आ जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये दो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। 10 साल में अगर मैं टोटल परसेंटेज बोलूँ तो 80% यही क्वेश्चन आया है ना। और फिर
तीसरा क्वेश्चन मुझसे पूछोगे कौन सा है, तो मनुष्य में हार्मोन अभी आएगा, वो तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें वो छोड़ना नहीं है, ये तो याद होना ही चाहिए, ये तीनों क्वेश्चन याद होना ही चाहिए। पहला कौन सा, प्रतिवर्ती चाप, याद होना चाहिए। दूसरा मस्तिष्क के कार्य। तीसरा मनुष्य के हार्मोन कौन सी ग्रंथि से निकलते हैं, क्या काम करते हैं। ये तीन क्वेश्चन के अलावा आप देखोगे 80 से 90% क्वेश्चन इन्हीं तीन क्वेश्चन पे आया है, ये बिल्कुल नहीं छोड़ना है तीनों क्वेश्चन, है ना। डायग्राम बनाना एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वैसे इंपॉर्टेंट लेकिन इतना नहीं है, लेकिन ये मस्तिष्क के कार्य वगैरह बेहद बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो इनको नहीं छोड़ने का है, अपन को किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है ना। तो ये चार भाग हैं आ, मस्तिष्क के कार्य के बारे में, है ना। अच्छा, इन तीन चारों के काम के ऊपर एक वीडियो है, वो वीडियो अभी शेयर करता हूं मैं, अगर भूला नहीं तो, नहीं तो आप खुद भी देख सकते हैं यूट्यूब पर। मस्तिष्क के भागों के कार्य, अग्र मस्तिष्क क्या करता है, मध्य मस्तिष्क क्या करता है, और पश्चिम मस्तिष्क क्या करता है। थोड़ा सा हमारे चैप्टर में भी दिया हुआ है इनके कार्य, यदि आप पढ़ोगे तो यहाँ पर इसमें आएगा अग्र मस्तिष्क क्या क्या काम करता है। ये तो मस्तिष्क के बारे में है कि मस्तिष्क क्या क्या कार्य करता है, ये है, इसको अंडरलाइन करिएगा। मस्तिष्क में तीन प्रमुख भाग या क्षेत्र होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, है ना। तीन भाग होते हैं मस्तिष्क के। अब यहाँ पर लिखा हुआ है इनके काम, तो हमको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क है, तो सबसे ज्यादा सोचने का काम कहाँ होता है, अग्र मस्तिष्क में। इसमें विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होते हैं। अग्र मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत है। तो हमारा अग्र मस्तिष्क क्या काम करता है, सुनने, सूंघने और देखने का काम करता है। इसमें साहचर्य के क्षेत्र पृथक होते हैं, जहां संवेदी सूचनाओं को अन्य ग्राही प्राप्त सूचनाओं से पहले मस्तिष्क में एकत्र सूचनाओं का अर्थ लगाया जाता है, इन सब का निर्णय लिया जाता है, अनुक्रिया बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐच्छिक पेशी की गति, जैसे हमारी टांग की पेशियां, कहाँ के द्वारा, टांग की गति कहाँ से कंट्रोल होती है, अग्र मस्तिष्क से, है ना। तो ये सारा काम अग्र मस्तिष्क में होता है। जो ऐच्छिक पेशी है, मतलब मेरे को टांग हिलाना है, ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया, अगला क्वेश्चन आता है इसमें। ऐच्छिक क्रिया क्या होती है, अनैच्छिक क्रिया क्या होती है। ऐच्छिक क्रिया जो हम अपनी इच्छा से कंट्रोल कर, मेरी इच्छा है मैं हाथ को ऐसे से मूव करूं, मेरी इच्छा है मैं पल के झपकाऊं, है ना। अच्छा, पल के झपकाना ऐच्छिक अनैच्छिक दोनों में आएगा, तो थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा उसमें। यदि मेरी इच्छा है मैं जीभ चिढ़ाऊं, मेरी इच्छा है मैं चलने लगूं, मेरी इच्छा है मैं दौड़ने लगूं, तो ये सारी ऐच्छिक क्रियाएं हैं। अनैच्छिक क्रिया के अंतर्गत क्या आएगा, वमन, उल्टी। आप चाहते नहीं हो आपको उल्टी हो, लेकिन हो जाती है। हार्ट का धड़कना, आप चाहो भी तो हार्ट के धड़कने को रोक नहीं सकते, आप सांस रोक लोगे लेकिन हार्ट का धड़कना नहीं रोक पाओगे। छींक आना अनैच्छिक क्रिया है, हमने इच्छा नहीं करी थी छींक आने की, लेकिन हो रही। तो ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है, अग्र मस्तिष्क से। तो अग्र मस्तिष्क क्या क्या करता है, सुनने का काम करता है, सूंघने का काम करता है, देखने का काम करता है, और ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करने का काम करता है। मुख्य सोचने वाला भाग है, सबसे ज्यादा काम यही करता है, अग्र मस्तिष्क। फिर आ जाता है प्रतिवर्त शब्द की, हमने बात करी थी। जैसे खाना देखते ही हमारे मुंह में पानी आ जाना, हार्ट का धड़कना, हृदय स्पंदन बोलते हैं उसको, हार्ट के धड़कने को साइंस में बोलेंगे हृदय स्पंदन। वास्तव में इनका, इनके बारे में हम सोचकर या चाहकर भी इस क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकते। तो ये कौन सी क्रिया है, अनैच्छिक क्रिया है। इन अनैच्छिक क्रियाओं में से कई मध्य मस्तिष्क तथा पश्चिम मस्तिष्क से नियंत्रित होती हैं। मैंने क्या बोला, इसके जस्ट पहले बोला ऐच्छिक क्रिया कहाँ से नियंत्रित होती है, ऐच्छिक क्रिया होती है अग्र मस्तिष्क से नियंत्रित। और हमारी जो अनैच्छिक क्रिया है वो कहाँ से कंट्रोल होती है, बहुत सारी मध्य मस्तिष्क से होती है और बहुत सारी पश्चिम मस्तिष्क से भी होती है। ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे ब्लड प्रेशर, लार आना, वमन मतलब उल्टी, ये सारी पश्चिम मस्तिष्क से। मतलब अगर हमको उल्टी आ रही है तो कौन जिम्मेदार है, पश्चिम मस्तिष्क।
अगर हमारा बीपी हाई या लो हो रहा है तो कौन जिम्मेदार है? पश्चिम मस्तिष्क। अगर मुंह में लार आ रही है जो कि आती है खाना खाने में, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? पश्चिम मस्तिष्क, है ना। उसके बाद कुछ क्रियाओं जैसे सीधी रेखा में चलना, आप कभी देखना जो हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं ना, वो एक टेस्ट करते हैं शराब पी के गाड़ी चला रहा है क्या। तो वो क्या करेंगे, एक सीधी लाइन बनाकर रखते हैं टेस्ट करने के लिए, और ड्राइवरों से बोलते हैं सीधी लाइन पे चल के बताओ। जो हमारे जो शराबी होंगे ना, अगर आप में से किसी के पापा वगैरह ड्रिंक करते होंगे ना, तो पापा पे एक प्रैक्टिकल करके देखना। पापा से बोलना पापा सीधी लाइन पे चल के बताना, हमारे सर ने बोला शराबी जो है वो सीधी लाइन पे नहीं चल सकते। देखिएगा आप, अगर शराब ज्यादा पियोगी ना, कम पियोगी तो नहीं चले, लेकिन शराबी को अगर नशा चढ़ा हुआ है तो वो सीधी लाइन में नहीं चल सकता, कभी नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको कंट्रोल करता है अनुमस्तिष्क, और शराब इसी पे अटैक करती है, शराब इसी को खराब कर देती है। तो सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना, ये सब हमारे पश्चिम मस्तिष्क में उपस्थित अनुमस्तिष्क के द्वारा होता है। अब याद रखना, अग्र मस्तिष्क अलग चीज है, अनुमस्तिष्क अलग चीज है। अग्र मस्तिष्क मेन सोचने वाला भाग है, आगे होता है। पश्चिम मस्तिष्क के अंदर अनुमस्तिष्क पाया जाता है, जो कि सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना, ये सब अनुमस्तिष्क ही क्रिया करता है। ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति तथा संतुलन, संतुलन के लिए कौन जिम्मेदार है? बैलेंस बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार है? हमारा अनुमस्तिष्क। तो हमारी शराब जो पीते हैं ना लोग, उनका अनुमस्तिष्क पे ही असर पड़ता है, इसलिए वो सीधे नहीं चल पाते, लहराते हुए चलते हैं, है ना। कल्पना कीजिए कि यदि इनके बारे में हम नहीं सोच रहे हैं और ये सभी घटनाएं काम करना बंद कर दें तो क्या होगा? कांड हो जाएगा भाई, ब्रेन डेड घोषित कर दिए जाओगे आप, आपका ब्रेन काम नहीं कर रहा है। तो ये मैंने बुक के बताए आपको मस्तिष्क के कार्य। अब आपका कल का होमवर्क दे रहा हूँ, साइंस में अभी तक बहुत कम होमवर्क दिया है मैंने, अभी तक होमवर्क दिया नहीं है साइंस में कुछ भी, है ना। लिखने का काम जरूर दिया होगा, मुझे नहीं मालूम आप कहाँ से पता करोगे, लेकिन आपको कल मस्तिष्क के कार्य लिखना है। अग्र मस्तिष्क क्या काम करता है, मध्य मस्तिष्क क्या काम करता है, पश्चिम मस्तिष्क क्या काम करता है, ये तीनों के काम लिखना है आपको। मुझ तक भेजना नहीं है, आंसर भेजना नहीं है, लेकिन आपको लिखना है ना। लिखना है मतलब लिखना है, सबके पास लिखे हुए होना चाहिए। आप खुद से ढूंढोगे तो ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है। तो आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट थी। दो तीन इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जो डिस्कस किया हमने, वो फाइनल एग्जाम में इनमें से बहुत सारे पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, है ना। इसलिए आज की क्लास बेहद जरूरी थी। रिकॉर्डिंग हो गई है, कई बच्चे आज आए नहीं हैं, तो उनको रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा मैं। वो जरूर देख लें, आज की क्लास बहुत जरूरी थी, हमारे सेकंड चैप्टर को लेकर ही क्लास, है ना। तो आज के लिए इतना ही रख रहा हूँ क्लास। उम्मीद है कुछ नया सीखा होगा, समझ में आया होगा। 100% नहीं तो 70%, 80% समझ में आया होगा, वो काफी है। सेकेंड टाइम पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। खुद से कोशिश करिए मस्तिष्क के क्या ढूंढने की। आज के लिए इतना ही। बाय, गुड नाइट, जय गुरुदेव सभी को। कल मिलेंगे। थैंक यू भैया। वेलकम। थैंक यू थैंक भैया। यू। वेलकम।